अध्याय 8 देख रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्र में आजीविका। ग्रामीण क्षेत्र मतलब गांव का क्षेत्र। दो तरीके के क्षेत्र अमूमन होते हैं किसी भी देश में। एक ग्रामीण होता है, एक शहरी होता है। अब शहर में भी आप डिवाइड कर सकते हैं, जैसे आप कस्बा कह सकते हैं, शहर, बड़ा शहर, बहुत बड़ा शहर। ऐसे गांव भी, बहुत छोटे गांव, बड़े गांव। तो इस तरीके से ग्रामीण क्षेत्र में जो एक्चुअल गांव है हमारे देश में, जो ग्रामीण क्षेत्र में आजीविका है, यानी कोई एक इंसान अगर गांव में रहता है तो वो किस तरीके से कमाता है, कैसे उसकी आजीविका चलती है। आजीविका का मतलब होता है जो कमाता है, लाइवलीहुड, पैसा जो कमाता है। तो क्या क्या अलग तरीके हैं आजीविका कमाने के, गांव में देखेंगे हम। और उसके अलावा कि क्या इन लोगों को वाकई वो अवसर मिल पाते हैं, वो पॉसिबिलिटीज, अपॉर्चुनिटीज मिल पाती हैं, या इनमें कुछ अभी भी इंप्रूवमेंट हम कर सकते हैं या देश कर सकता है। और इनकी, जैसे मान लीजिए ये गांव का आदमी है, दूसरा गांव का आदमी ये है, तो इनकी परिस्थितियां कितनी आपस में मेल खाती है और कितनी अलग होती हैं, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे आज। हम बात कर रहे हैं कलपट्टू गांव की। अब इस कलपट्टू गांव में अलग अलग लोग हम लेंगे और उनकी कहानियां देखेंगे। कलपट्टू गांव में 3 बल्कि हम 4 लोगों के बारे में देखेंगे। तो कलपट्टू गांव ये तमिलनाडु, साउथ इंडिया, जो हमारा तमिलनाडु एक बहुत बेहतरीन स्टेट है, उसमें समुद्र तट के पास एक गांव है जिसका नाम है कलपट्टू। क्या नाम गांव है? कलपट्टू। अब जैसे किसी भी गांव में होता है, ध्यान रखिएगा, बार बार हम खेती की बात करेंगे, यहां पर खेती की बात चलती रहेगी। तो गांव में खेती तो होती है, लेकिन इसके अलावा भी काम होते हैं, जैसे टोकरी बनाना हो गया, बर्तन बनाना हो गया, मिट्टी के बर्तन बनाना हो गया, जैसे घड़े हो गए, ईंट बनाना, मिट्टी से ही ईंट बनती है, ईंट भट्टा आपने सुना होगा, बैलगाड़ी, जो आने जाने के साधन हैं, नॉर्मल गांव में यूज होते हैं। इसके अलावा कलपट्टू गांव में नर्स भी हैं, शिक्षक भी हैं, धोबी जो कपड़े धोते हैं, बुनकर जो बुनाई करते हैं, सिलाई करते हैं, नाई हो गए जो आपके बाल बनाते हैं, साइकिल ठीक करने वाले, लोहार लोहे का जो सामान बनाते हैं। ऐसे यहाँ पर दुकानदार, व्यापारी भी हैं, यानी ट्रेडर्स भी हैं, दुकानदारी भी चलती है। कई लोग ट्रेडिंग भी करते हैं, एक सामान लेते हैं, दूसरा सामान उसको बेचते हैं या फिर किसी और जगह जाके बेचते हैं। इसके अलावा कई, क्योंकि गांव का इलाका है तो आपको छोटी दुकानें दिखेंगी, चाय की हो गई, सब्जी की हो गई, सब्जी वेजिटेबल हो गया, कपड़े की दुकान हो गई, और बीज की दुकान और खाद की दुकान होगी, क्योंकि बार बार हम खेती की बात करेंगे। बीज और खाद तो होता ही होता है, उनकी दुकानें आपको गांव में मिलेंगी ही मिलेंगी। अभी जो दुकानें हैं, जिसमें हमने एक चाय की दुकान बताई, वहां पर टिफिन भी मिलता है। टिफिन का मतलब ये होता है खाने का सामान। अब इस टिफिन का मतलब होता है जैसे हल्की फुल्की चीज। अगर हम साउथ इंडिया की बात कर रहे हैं तो वहां का जो सबसे स्टेपल फूड है, लजीज फूड है, जो अमूमन चलता है, जैसे हमारे इलाके में अगर हम आएंगे, जो नदन बेल्ट है, तो या तो रोटी खाते मिलेंगे लोग, या आपको चावल खाते मिलेंगे। चावल दाल रोटी, चावल दाल रोटी सब्जी, बस ये होता है। यहां पर इडली, डोसा, सांबर, उपमा, इस तरीके से चीज मिलती है। और ये जो मैं सांबर बता रहा हूं, वो होता क्या है, उसमें दाल और सब्जी, यही कॉम्बिनेशन होता है। तो जो हम खाते हैं वही एक तरीके से है, लेकिन इसका थोड़ा सा टेस्ट और बनाने का तरीका अलग होता है। और मिठाई भी थोड़ी अलग है। हमारे यहाँ जलेबी होती है, लड्डू होते हैं। यहाँ आपको मिलेंगे वड़ा हो गया, बोंडा हो गया। बोंडा मतलब होता है उसके आलू होता है ऊपर, जैसे हम लोग इसके ऊपर कवरिंग देते हैं, चाहे आप बेसन की दे, चाहे जैसे दे। मैसूर पाक जो होता है वो भी एक मीठा आइटम होता है, बिल्कुल खाते ही मुंह में ये बिल्कुल जैसे पिघल सा जाता है, बहुत बहुत बेहतरीन होता है। इसके अलावा लोहार भी हैं यहाँ पर, लोहे का काम मैंने आपको बताया, जो लोहे का काम करते हैं, लोहे के बर्तन बनाते हैं। साइकिल की मरम्मत की दुकान की मैंने आपको बताई, साइकिल यहाँ पर किराए पे भी मिल जाती है, क्योंकि वहां पर इतने लोग गरीब हैं कि भाई उनको साइकिल किराए पे लेनी पड़ती है। साइकिल खरीदने के भी पैसे उनके पास नहीं हो पाते हैं कई लोगों के पास। इसके अलावा धोबी के बारे में मैंने बताई बात, कपड़े लेके जाते हैं, धोते हैं, खासतौर पर चादरें वगैरह धोते हैं। उससे कई लोग आजीविका चलाते हैं, यानी अपनी लाइवलीहुड, अर्निंग वो चलाते हैं। उसके बाद कई लोग ऐसे हैं जो ट्रांसपोर्टेशन में भी हैं, जैसे मकान बना, लॉरी चला रहे हैं या मकान बना रहे हैं। तो शहर में जाकर मकान बनाना, लॉरी चलाना, कई लोग शहर में जाके भी ये काम करते हैं, गांव में तो कर ही रहे हैं। जहां आप देखिएगा, आप ये एक बहुत
इसको मैं बहुत छोटा गांव तो नहीं कहूंगा, लेकिन ये एक कस्बा आप कह सकते हैं। तो वहां पर आपको वो अमूमन सारी चीजें मिल जाएगी जो हमें एक गांव में मिलती है। अब यहां पर क्या होता है, कलपट्टू की बात मैं कर रहा हूं, कलपट्टू की ही हम चर्चा कर रहे हैं। यहां पर धान की खेती होती, पैडी, चावल चावल की खेती होती है। इसलिए आप देखेंगे कि साउथ इंडिया में रोटी आपको कम खाते हुए लोग मिलेंगे। कश्मीर में चले जाएंगे तो वहां रोटी खाते लोग कम मिल जाएंगे, क्योंकि चावल की खेती वहां ज्यादा होती है। यहाँ साउथ इंडिया में चावल की खेती ज्यादा होती है। अगर आप पंजाब की तरफ चले जाएंगे तो वहां सबसे ज्यादा गेहूं पैदा होता है, तो आपको रोटी खाते मिलेंगे लोग, वहां चावल कम खाते मिलेंगे। तो ज्यादातर परिवार जो है वो अपना खेती से काम चलाते हैं, या खेती से रिलेटेड काम, एग्रीकल्चर से रिलेटेड काम से वो अपना आजीविका चलाते हैं। इसके अलावा कई लोगों के पास आम के, नारियल के, कपास, गन्ना, केला, इनके भी बागान है, या ये यहाँ पर उगाया जाता है। क्योंकि ये नारियल तो हर चीज में डाला जाता है, बहुत ही एक कहें कि नॉर्मल चीज है वहां पर। केला भी बहुत नॉर्मली खाया जाता है, क्योंकि वहां पैदावार इस तरीके की है। तो ये तो मैंने थोड़ा उसको आइडिया दे दिया कि कलपट्टू गांव जो है उसके बारे में, या उसकी एक बैकग्राउंड आपको समझाया। अब हम क्या करेंगे, इनमें जो लोग रहते हैं उनमें जो मैक्सिमम लोग एक तरीके के हैं, उनमें से एक आदमी को उठा के हम डिस्कस करते हैं। जैसे कि यहां पर आप देखिए, ये तुलसी है और तुलसी का पति है रमन। अब ये तुलसी है, ये रामलिंगम, एक रामलिंगम साहब आने वाले हैं आगे, रामलिंगम, इनकी जमीन पे ये तुलसी काम करती है। और इसके पास, मतलब मैं कह रहा हूं कि तुलसी के पास और रमन के पास ये क्या है, देखिए इनके पास जमीन नहीं है, ये बेचारे जमीन के बगैर हैं, मतलब ये भूमिहीन किसान है। कौन लोग हैं? भूमिहीन किसान। इसलिए इनको रामलिंगम, जो कि एक बड़ा बड़ा किसान कह सकते हैं उसको, और इस रामलिंगम साहब के पास है 20 एकड़ जमीन। कितनी हो गई? 20 एकड़ जमीन रामलिंगम के पास है। बहुत मेहनत करती है बेचारी, 8:30 बजे जाती है और शाम को, सुबह 8:30 बजे जाती है, शाम को तकरीबन 4:30 बजे आती है। अच्छा, रामलिंगम की इसकी पत्नी है, उसका नाम है करुथम्मा। तो रामलिंगम की जो पत्नी है करुथम्मा, वो सुपरवाइज करती है, वो एक तरीके से आरक्षक निरीक्षक कह सकते हैं। जब ये लोग काम करते हैं ना, तो किसी को देखना पड़ता है। अब अभी तुलसी बता रही है कि ये धान रोप रही है, मतलब पैडी है, जैसे मैंने बताया वहां पैडी, चावल का ज्यादा रोपाई होती है। तो जब ये धान रोप देंगे, क्या होता है कि पहले आपको पैडी लगानी होती है, उसके बाद उसको ट्रांसफर करना होता है कहीं दूसरे खेत में, और पानी बहुत चाहिए इसको। फिर यहाँ पर जब इसको ट्रांसफर करते हैं, फिर ये बड़ी होगी। लेकिन जब ये ट्रांसफर करेंगे उसके बाद काम खत्म हो जाता है, जब तक ये बढ़ती है। यानी धान रोपने का काम तो तुलसी कर रही है। उसके बाद ये जब पैडी बड़ी हो जाएंगी, यानी कि ये जब लंबी हो जाएंगी, तो यहाँ पर खरपतवार, इसके साथ खरपतवार मतलब पैडी के अलावा, धान के अलावा जो भी चीज उग जाएगी, उसको हटाने के तुलसी को बुलाया जाएगा। और उसके बाद जब ये बिल्कुल तैयार हो जाएंगे धान के पौधे, तो इसको काटने के लिए तुलसी को बुलाया जाएगा। तो 3 टाइम में बुलाया जाता है तुलसी को। एक रोपाई के समय, जब इनिशियल काम होता है। दूसरा, इसे हम कहते हैं कि जब निराई के लिए, और फिर उसके बाद कटाई के लिए, निराई गुड़ाई उसको कहते हैं। अब ये जो है, जब ये छोटी थी तब तो बहुत बेहतरीन काम कर लेती थी, इसको शरीर का नहीं पता चलता था। लेकिन अब क्योंकि इनकी उम्र थोड़ी ज्यादा हो गई है, तो अब ये उतना झुक के काम नहीं कर पाती। और क्योंकि मैंने बताया, चावल अगर आपको उगाना है तो पैर हमेशा पानी में रहता है इसमें, तो पानी में जो पैर इनके बेचारे के तुलसी के डूबे रहते हैं, इससे इन्हें बड़ी तकलीफ होती है। और तुलसी को मिल जाते हैं तकरीबन 40 रुपए, और किसी जगह जाएगी तो ज्यादा मिलेगा। लेकिन क्यों ये 40 रुपए में काम कर रही है? उसका कारण ये है कि रामलिंगम, उन्हें पता है कि जब भी इसका काम होगा धान का, क्योंकि उसके पास इतना बड़ा खेत है, जब भी काम होता है वो तुलसी को ही बुलाता है। वो और लोगों की तरह बाकी मजदूर ढूंढने शहर नहीं चला जाता। इसलिए तुलसी कम पैसे पे भी काम करती है, क्योंकि उसे रामलिंगम पे विश्वास है। अब ये बात आती है रमन की। ये तुलसी के पति का नाम है रमन। अब जैसे मैंने बताया, ये बेचारे भूमिहीन हैं। क्या है? भूमिहीन। इनके पास अपनी जमीन नहीं है, लैंड नहीं है। अब रमन क्या करता है? रमन ये करता है कि कीड़ों की दवाई का छिड़काव करता है, क्योंकि अब कीड़े मकोड़े, पेस्टिसाइड तो डालना पड़ता है, तो क्योंकि जब पेड़ लगेंगे, पौधे लगेंगे, तो कीड़े भी आएंगे उसमें, तो उनको हटाने के लिए दवाई का छिड़काव करता है। और जब खेतों में इसको काम नहीं मिलता, जब, क्योंकि ये तो सीजनल काम है ना, बीच बीच में ब्रेक हो जाता है, तो ये क्या करता है, तब ये जाता है, पास की एक खान है, क्वेरी जिसे कहते हैं,
खान क्वेरी, वहां से ये पत्थर या नदी से बालू ढोने का काम कर लेता है रमन। अब इसके अलावा ये दोनों तो इनके प्रोफेशनल काम हो गए जिनसे इनको क्या मिल रहा है, ये पैसा कमा ले रहे हैं। इसके अलावा इनके और भी काम है जो जिसके इनको कोई पैसे नहीं मिलते हैं। पहला काम ये है, तुलसी घर में खाना बनाती है, कपड़े धोती है, साफ सफाई करती है और जंगल जाके बेचारी लकड़ियां भी लेके आती है। जंगल जाके लकड़ियां भी लेके आती है और बहुत दूर से लकड़ी लानी पड़ती है और करीबन 1 किलोमीटर दूर इसको जाना पड़ता है तुलसी को पानी के लिए, वाटर के लिए 1 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। अब पति भी मदद करता है, जो सामान है लाने ले जाने में, मतलब ग्रोसरी लाने में, जिसे हम आटा राशन कहते हैं, वो रमन लेके आता है। तो इनकी 2 बेटियां हैं। कितनी बेटियां हैं? 2 बेटियां हैं और दोनों स्कूल जाती है और इनमें से एक बेटी पिछले बार बीमार पड़ गई थी पिछले साल, तो बेचारी को शहर के अस्पताल ले जाना पड़ा था और उसके उधार का पैसा इन्होंने लिया किससे? रामलिंगम से। किससे? रामलिंगम साहब से लिया, जो जिनके यहां ये काम करती है। अब उसको चुकाने के लिए तुलसी को अपनी गाय बेचनी पड़ी। देखिए, एक तो जमीन नहीं, किसी और के भूमि पे काम कर रहे हैं, पूरे समय की इनकी नौकरी नहीं, क्योंकि हर समय नहीं इनको मिल रहा है काम। इसके अलावा अगर कोई परेशानी आ जाए तो अपने घर की चीजें बेचनी पड़ती है। ठीक, ये सब इसके आंसर हैं जो बता रहा हूं। आपने देखा कि ग्रामीण इलाकों में गरीब या जो थोड़े पुअर लोग होते हैं, कम जिनके पास पैसे होते हैं, उनका सारा समय 2 चीजों में बड़ा निकल जाता है। एक तो पानी लाने में और एक लकड़ी, जलावन लकड़ी, मतलब जो सूखी लकड़ियां होती है उसको जलावन लकड़ी कहते हैं, उनको लाने में, और अगर उनके पास जैसे गाय भैंसे हैं तो उनके लिए चारा बीनने में। तो ये सारे काम जो है वो अलग से इनको करने पड़ते हैं। तो मजदूरी से जो पैसा मिलता है वो तो मिलता है और उससे पूरे घर का गुजारा तो नहीं चल पाता। तो मैं आपको बताऊं, हमारे देश में जो ग्रामीण परिवार है, गांव के जो परिवार हैं, उसमें तकरीबन 40% ये खेतीहर मजदूर हैं। यानी जो खेती में, एग्रीकल्चर में एज अ मजदूर की तरह काम करते हैं। उनके पास जमीन, वो तुलसी की तरह है, उनके पास जमीन नहीं है, वो किसी और के लैंड पे, एग्रीकल्चर लैंड पे काम करते हैं, भूमिहीन है। तो किसी के पास हो सकता है छोटे छोटे ऐसे टुकड़े हो, देखिए कितने छोटे छोटे टुकड़े हैं, और रामलिंगम के पास इतने बड़े टुकड़े होंगे, ये रामलिंगम का होगा, और किसी के पास बहुत छोटे छोटे टुकड़े, किसी के पास कुछ भी नहीं है। और फिर उसके बाद क्या होता है कि जैसे मैंने बताया सीजनल काम है। अब आप देखिए यहां पर ये जो सीजनल काम है कि भाई कटाई इस समय हो रही है, निराई इस समय हो रही है, रोपाई इस समय हो रही है, जो बीड़ा उठाना होता है वो इस समय हो रहा है। बाकी ये समय क्या होगा? इस समय तो बेचारों को काम ही नहीं मिल रहा है ना। और पेट, भूख, वो तो डेली लगती है। ऐसा तो नहीं हो सकता कि आज पेट बोल दे कि आज चलो आपका पैडी का काम नहीं है, धान का काम नहीं है, तो आज हमको भूख नहीं लगेगी। भूख तो डेली लगेगी। तो उसके कारण क्या होता है कि जो बेचारे गरीब लोग हैं, उनको मजबूरन वो समय, जिस समय इनको काम नहीं मिल रहा होता है, इनको पलायन करना पड़ता है, यानी माइग्रेशन करना पड़ता है, शहर जाना पड़ता है या किसी और गांव जाना पड़ता है, या किसी और काम की तलाश में इनको निकलना पड़ता है। अब हम आते हैं शेखर के नाम पे। शेखर, बिल्कुल कलपट्टू गांव की बात हो रही है, तुलसी की बात हमने कर ली। अब शेखर थोड़ा सा इससे ऊपर है तुलसी से, क्योंकि शेखर के पास 2 एकड़ जमीन है। मान लीजिए शेखर ये होगा, ये, क्योंकि ये बहुत छोटी जमीन है, ये तो रामलिंगम जैसे लोगों की जमीन हो गई, थोड़ी छोटी जमीन, बहुत बड़ी भी नहीं छोटी भी नहीं। तो शेखर के पास 2 एकड़ जमीन है। अब इस जमीन पे, क्योंकि छोटी जमीन है, इस पे ये बेचारा खुद ही काम करता है, सारा काम खुद ही करता है या परिवार काम करता है। और जब इसकी कटाई वगैरह का काम आता है तो ये पास के जो, जैसे मान लीजिए ये शेखर का है, ये किसी एक्स का है, तो शेखर इसकी मदद लेता है, और जब इसका समय आता है तो शेखर इसके लिए मदद करता है। आप समझ रहे हैं, आपस में ये मदद करते हैं, यानी कोई पैसे का लेन देन नहीं है, ये इसके लिए मदद करेगा, ये इसके लिए मदद करेगा, और सारा काम ये खुद ही कर लेते हैं। अब क्या होता है, 2 एकड़ की जमीन है, इनको इसमें धान वगैरह अगर बोना है तो फिर इनको बीज भी खरीदना पड़ेगा, इनको खाद भी चाहिए। तो ये जो बीज है, खाद, उसके लिए ये व्यापारी इनको उधार पे दे देता है, बीज और खाद। अब इसको अगर चुकाना है तो जो व्यापारी, मान लीजिए जिस व्यापारी से इन्होंने ये बीज और खाद लिया है, उसी को जो ये क्रॉप है ये इसको दोबारा बेचनी पड़ जाएगी। अगर मैं बाजार में ये बेच रहे होते तो ज्यादा पैसे मिल रहे होते, लेकिन इस व्यापारी ने, क्योंकि इनको जब इनके पास पैसे नहीं थे तो बीज और खाद दी है, तो कम दाम में इनको अपनी जो भी फसल होती है वो इनको बेचनी पड़ती है। तो इनके खेत में, शेखर के खेत में तकरीबन 60
60 बोरी धान निकलेगा। इससे क्या होगा कि कुछ तो ये उधार चुकाने में लगा देंगे और बाकी ये घर में रख लेंगे, 60 बोरी में कुछ ये उधार चुकाने में लगा देंगे, कुछ अपना घर में लग जाएगा। अब लेकिन जो इन्होंने घर में रखा है वो केवल 8 महीने चल पाएगा, बाकी 12 महीने होते हैं, 12 महीना 60 करिए, 4 महीने तक कैसे पेट पलेगा भाई। तो उसके लिए ये रामलिंगम की ही जो चावल की मिल है उस पे काम करते हैं जाके। तो शेखर रामलिंगम की ही मिल में जाके काम करता है ताकि एक्स्ट्रा पैसा आ सके। इसके अलावा शेखर के पास एक संकर गाय भी है। संकर गाय एक टाइप की गाय होती है, संकर कहते हैं इसको, मैं लिख देता हूं, संकर गाय। अभी जो संकर गाय है इससे दूध निकालता है, फिर कोऑपरेटिव सोसाइटी यानी कि सहकारी समिति में इसको बेच देता है, तो थोड़े बहुत पैसे शेखर को यहां से भी मिल जाते हैं। अब इसमें हमने जो चीज सीखी या समझी वो ये है कि शेखर जैसे जो किसान है वो सबसे पहले तो चीजों को लगाने के लिए उनको कर्ज लेना पड़ता है। ठीक, जैसे मैंने बताया बीज हो गया, खाद हो गई और पेस्टिसाइड हो गए जिसे हम कीटनाशक कहते हैं। तो इन सब के लिए इनको साहूकार से, किसी मनी लेंडर से, किसी जमींदार से, किसी भी जो भी पैसा देता है उसे कर्ज लेना पड़ता है इनको। लेकिन मान लीजिए अगर बीज अच्छी किस्म का ना हो तब क्या होगा? फसल में कीड़ा लग जाए तब क्या होगा? अगर फसल बर्बाद हो जाए तब क्या होगा? बारिश ना हो या बारिश बहुत ज्यादा हो जाए तब क्या होगा? इसके अलावा ऐसी बहुत सारी, जैसे टिड्डी दल आ जाए, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। तो ये जो बेचारे शेखर जैसे लोग हैं जो उधार लेके काम चलाते हैं, अगर इनका ये नुकसान हो जाता है तो इस नुकसान को पूरा करने के लिए, अपना घर चलाने के लिए ये फिर से कर्ज लेते हैं और इस कर्ज को पूरा करने के लिए फिर वो कर्ज लेते हैं। तो एक तरीके से ये कर्ज के चक्र में फंस जाते हैं जिसे हम कर्ज चक्र कहते हैं, जिसे हम लोन डेट सर्कल कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? डेट मतलब होता है जो अपने कर्ज लिया हुआ है। तो ये एक सर्कल में फंस जाते हैं, मतलब कर्ज को चुकाने के लिए कर्ज लेना और फिर उस कर्ज को चुकाने के लिए कर्ज लेना। तो बेचारे एक चक्कर में फंसे रहते हैं हमेशा और इनके पास कभी पूरा नहीं हो पाता है और हो ही नहीं पाएगा, क्योंकि जो साहूकार इंटरेस्ट लेते हैं, मतलब अगर 100 रुपए ले रहे हैं तो कम से कम 10 से 20% उस पर इंटरेस्ट लगाएंगे। तुम हमें 120 रुपए दोगे 1 महीने बाद, 6 महीने बाद, जो भी है। और वो इतना ज्यादा, जिसे कहते हैं ना असल से ज्यादा सूद, तो सूद जिसे इंटरेस्ट कहते हैं वो बहुत ज्यादा होगा। तो आप देखेंगे कई ऐसे गांव हैं, कई ऐसे शहर हैं, कई ऐसे कस्बे हैं जहां पर आपको, और स्टेट हैं जहां पर आपको इन बेचारे गरीबों के आत्महत्या की खबरें मिलती हैं। वो इसीलिए बेचारे अपनी जान देते हैं, क्योंकि ना उनके पास कुछ है, ना इनकी खेती हो पाई और ये कर्ज के तले दब गए हैं। अब क्या करे, मरता क्या ना करे, वो अपनी आत्महत्या कर लेता, जो कि हमें रोकना है। अब हम बात करते हैं रामलिंगम और करुथम्मा। अभी तक तो आप सारी कहानी समझ गए होंगे। रामलिंगम और करुथम्मा एक बड़े किसान हैं। इनकी मान लीजिए ये या तो ये जमीन होगी या ये जमीन होगी, या हो सकता है दोनों ही जमीन हो। बड़ी जमीन है, मैंने बताया था 20 एकड़ की जमीन है इनके पास। कितनी है? 20 एकड़ की जमीन है। तो जमीन तो है ही इनके पास। इसके अलावा एक, जैसे जो शेखर कहाँ काम करता था? चावल की मिल पे। तो चावल की एक तो मिल भी है इनके पास। इसके अलावा ये पेस्टिसाइड यानी कीटनाशक, कीड़ों को खत्म करने की दवाई जो होती है, तो बीज और पेस्टिसाइड, और मान लीजिए बीज या सीड का है इसको, इनकी भी दुकान है इनके पास। किसके पास? रामलिंगम और करुथम्मा के पास। और चावल की मिल से इनको जो पैसा लगता है, या ये कहें चावल की मिल में उन्होंने कुछ अपना पैसा लगाया, थोड़ा उन्होंने जो सहकारी बैंक है, बैंक से लोन लिया, कर्ज लिया। और कलपट्टू के आसपास के गांव से भी रामलिंगम जो है वो खरीद लेते हैं। क्या? धान खरीदते हैं, और मिल का जो चावल है वो आसपास के शहरों के व्यापारियों को बेच दिया जाता है। तो इससे क्या होता है? रामलिंगम की अच्छी खासी कमाई हो जाती है। तो भारत में जो खेतीहर मजदूर है, किसान है, तो भारत में हर 5 ग्रामीण परिवारों में से लगभग 2 परिवार खेतीहर मजदूरों के हैं। जैसे मैंने अभी बताया, वो लोग जो खेत पे काम करते हैं, मजदूरी करते हैं, उनके पास खुद का कुछ नहीं है, ये दूसरे के खेतों पर ही निर्भर होते हैं। कई भूमिहीन हैं जिनके पास जमीन है नहीं, जैसे तुलसी। कई शेखर है जिनके पास बहुत छोटे छोटे टुकड़े हैं। तो 80% किसानों का यही हाल है। शेखर जैसे छोटे छोटे किसान हैं या बेचारों के पास है ही नहीं,
और केवल 20% ऐसे हैं, मतलब अगर 100 में से 20 निकाले जाएं, 10 में से 2, वो ही रामलिंगम के लेवल पे आते हैं। मतलब ये बड़े श्रेणी के किसान हैं। रामलिंगम ये साहब है और उनकी उपज का बहुत बड़ा, देखिए इतना बड़ा इनके पास लैंड है, इतना बड़ा इनके पास इलाका है, तो जो भी ये पैदा करते हैं ये बाजार में बेच देते हैं। और इसके अलावा इन्होंने बहुत सारा काम शुरू किया हुआ है रामलिंगम ने। एक ये सूद चलाना, जैसे मैंने कहा कि ये भी मनी लेंडर हो गए, इन्हें साहूकार हो गए, सूद पे पैसे देते हैं, दुकान है इनके पास तो ये दुकान चलाते हैं। इसके बाद इनके पास छोटी छोटी फैक्ट्रियां भी हैं, तो ये फैक्ट्री भी है इनके पास छोटी छोटी, तो अच्छी खासी इनका काम चल रहा है। और अगर हम मध्य भारत में आ जाएं, ये तो हमने कहाँ की बात की थी, साउथ इंडिया की बात की थी। अगर मैं मध्य भारत में आपको ले जाऊं तो वहां पर कुछ गांव में खेती और जंगल की उपज, ये दोनों ही आजीविका के साधन है। यानी कि एक तो एग्रीकल्चर तो है ही, इसके अलावा फॉरेस्ट प्रोडक्ट यानी जंगल की जो उपज है वो भी आजीविका का साधन है। वहां से भी ये लोग अर्न करते हैं। जैसे महुआ बीनते हैं, महुआ से बहुत सारी चीज बनती है। तेंदुपत्ता हो गया, तेंदुपत्ता, ऐसे शहद निकालते हैं कई लोग। फिर उसके बाद ये सब जैसे ये बेचते हैं बड़े व्यापारियों को, तो इससे थोड़ी इनको आय मिल जाती है। फिर दूसरा एक बिजनेस जरूर है जो हर जगह चलता है, दूध वाला बिजनेस, क्योंकि दूध बहुत जरूरी है। तो ये भी दूध भी बेचना भी एक बहुत इंपॉर्टेंट आजीविका का साधन माना जाता है। अब अगर हम ये तो मध्य भारत की बात कर दी, जब अगर हम कलपट्टू पे लौटे हैं, ऐसे अगर हम यहाँ देखें तो ऐसा यहाँ पर ये मैंने बनाया आपको, ये आपका हिंदुस्तान हो गया। तो यहां पर है तमिलनाडु, ये है कोस्टल एरिया, ये है आपका कोस्टल एरिया, ठीक है जी। इस कोस्टल एरिया में मछली पकड़ना, या ये कहें कि मोस्टली लोग अगर गांव यहां पर है तो वो मछली पकड़ने के काम में लगे होते हैं। तो ऐसा करते हैं कि एक ऐसे परिवार के बारे में बात कर लेते हैं जो मछली के काम से जुड़ा हुआ है। तो ये कलपट्टू के पास में एक जगह है जिसको हम कह रहे हैं पुदुपेट। क्या कह रहे हैं? पुदुपेट। ये जो पुदुपेट इलाका है वहां के बारे में बात करते हैं। तो यहां पर आएंगे अरुणा और परिवेलन, ये वो इलाका है, ये वो जगह है जहां पर मछली पालन का ये लोग काम करते हैं, या कहें मछली पकड़ने का, सॉरी मछली पालन भी होता होगा लेकिन यहां पकड़ना मेन है क्योंकि समुद्री इलाका है। तो पुदुपेट की हम बात कर रहे हैं, यहां पर लोग मछली पकड़कर, मछली पकड़ना, मछली बेचना, इनसे अपनी आजीविका चलाते हैं, इनसे अपनी ये रोजी रोटी चलाते हैं। अब इसमें क्या है कि जिनके घर जैसे ये समुद्र है, जिनके घर यहां पर है समुद्र के पास, अमूमन ये देखा गया है कि उनके पास कैटामैरन होता है। ये जो है ना, इसी को कैटामैरन कहते हैं, जिससे ये कैटामैरन हो गया। कैटामैरन मतलब एक छोटी नाव जिससे मछली पकड़ी जाती है। इसके अलावा एक कैटामैरन को मैं CT लिखूंगा अभी, कैटामैरन हो गया। इसके अलावा इनके पास जाल होता है, मछली को पकड़ने के लिए जाल भी चाहिए। तो कैटामैरन मछुआरों की एक खास तरह की छोटी नाव होती है, और जाल, चारा। तो अगर आप सुबह 7 बजे यहां देखेंगे तो बड़ी गहमा गहमी होती है, बहुत गहमा गहमी। उसका कारण यह है कि जितनी भी कैटामैरन समुद्र में निकले हैं मछली पकड़ने के लिए, वो 7 बजे तक वापस आते हैं। और जैसे ही वापस आते हैं, यहां पर लोग भीड़ लगाते हैं, मछली को खरीदने और बेचने का यहां काम शुरू हो जाता है। बहुत सारी औरतें यहां इकट्ठे हो जाती है। ध्यान रखिएगा कि साउथ इंडिया में हमारी औरतों की बहुत इज्जत है, बहुत ज्यादा उनकी वैल्यू है, क्योंकि वहां पर पेट्रियार्कल नहीं, मेट्रियार्कल ज्यादा लोग सोसाइटी फॉलो करते हैं, बड़ी इज्जत की जाती है उनकी। तो औरतें बहुत सारी जमा होती हैं यहाँ पर। तो यहां बात हो रही है अरुणा की। अब अरुणा का पति है परिवेलन, अरुणा का भाई भी है, अरुणा का जीजा भी है, यानी कि अरुणा का भाई, जीजा, अरुणा का पति, ये सारे ही इसी काम में लगे। और ये आज बहुत लेट आए, 7 बजे आना था लेकिन बहुत लेट आए। उसका कारण ये था कि ये बेचारे तूफान में फंस गए थे। हवा बहुत जब तेज चलती है, पानी की लहरें बहुत तेज आती है, तो तूफान में फंस गए थे। तो आज जो मछलियां इन्होंने पकड़ी हैं या बाकी लोगों ने पकड़ी हैं, तो उससे क्या हुआ कि कुछ तो अरुणा ने अपने परिवार के लिए उठा के, क्योंकि ये खाते भी यही है, मछलियों का ही मेन भोजन है, और बाकी ये नीलाम हो जाएंगे। बाकी अरुणा इसे नीलाम कर देगी, नीलामी होती है वहां पर, रेट लगता है कि भाई इतना पैसा, इतना पैसा। और फिर उसके बाद जब नीलामी हो जाएगी तो उसको 4 भागों में बांटा जाएगा। तो 4 भागों में क्यों बांटा जाएगा? और ये 3 हिस्सों, 4 भागों में बांटा जाएगा। उसमें 3 हिस्से कैसे होंगे? देखिए, जो भी ये कमाई है उसके 4 हिस्से होंगे। तो जो मछली पकड़ने जाते हैं, एक तो वो हो गए, एक उसे हिस्सा मिलता है जिसके पास नाव है और जाल वगैरह है,
और चूंकि यहां पर इनके पास कैटामैरान भी इनका है और इंजन भी इन्हीं का है, मतलब इसके अंदर इंजन लगता है, ये इंजन से चलती है कैटामैरान जो होती है, तो इंजन हो गया इसका, ये सब इन्हीं का है। तो इससे क्या होता है कि इनको एक बड़ा हिस्सा, 3 हिस्सा इन्हीं को मिल जाता है, एक हिस्सा इनको किसी और को देना पड़ता है। अब इन्होंने अरुणा और इनके पति ने बैंक से ही पैसा लेकर ये इंजन खरीदा है, इंजन इसमें लगता है, तभी ये मोटर बोट की तरह आगे बढ़ती है कैटामैरान। अब औरतें जो जहाज पर जमा हुई हैं वो ये मछलियां खरीदती हैं, टोकरे में भर भर कर अपनी जगह पे ले जाती हैं, जाके बेचती हैं। कुछ व्यापारी भी हैं जो शहर की दुकानों के लिए मछलियां खरीदते हैं, यहीं से खरीदते हैं और शहर की दुकानों में इसको ले जाते हैं। अब सुबह सुबह क्या होगा, 2 बजे फिर से भाई जीजा पति ये फिर से जाएंगे, कहा, फिर से समुद्र में जाएंगे, मछलियां पकड़ेंगे और सुबह 7 बजे तक लौट के आएंगे। ये इनका ऐसा चलता रहता है चक्र। लेकिन अब इसमें एक फेर ये आ रहा है मानसून का। मानसून का जब समय आता है तो उस समय होती है बहुत बारिश। एक तो सी बिल्कुल रफ होता है और दूसरा ये होता है, मतलब समुद्र बहुत बहुत उसमें लाटाएं आती हैं, वहां पर इतने अच्छे से आप नहीं पकड़ पाते हैं, पानी बहुत गिर रहा होता है। इसके अलावा यहाँ पर ये मछलियां जो हैं, ये जो मछलियां हैं इनकी ब्रीडिंग सीजन होता है, यानी इनका रिप्रोडक्शन होता है, ये बच्चे पैदा होते हैं उस समय, मछलियां पैदा होती हैं या ये कहें ब्रीडिंग होती है समय। तो उस समय वहां पर जाने की मनाही है। अब उस समय फिर क्या करेंगे, तो इसमें बेचारे ये फिर से उधार से अपनी जिंदगी चलाते हैं। कौन? ये जिनका हमने नाम लिया, अरुणा हो गए, उनके पति हो गए, जीजा वगैरह। तो ये जिस समय इनका काम नहीं होता उस समय ये बेचारे इससे गुजारा चलाते हैं। तो ग्रामीण क्षेत्रों की जो आजीविका है उसके साधन, अगर मैं आपको जो बता रहा था, मैं एक और चीज आपको बताता चलूंगा थोड़ा। उस आजीविका के पहले जरा एक चीज और बता देता हूँ। नागालैंड में जो सीढ़ीनुमा खेती होती है, अब ये नागालैंड का आप देखिए, ये सीढ़ी है। अगर आप इसको मैं ऐसे बना दूं, ये लैंड है, इसको ऐसे सीढ़ी स्टेप वाइज बना दें, ऐसे 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 जिगजैग तरीके की, और फिर इसको थोड़ा सा हल्का सा बांध दें, तो क्या होगा, पानी अगर आता भी है तो यहाँ रुकेगा, आएगा रुकेगा, आएगा रुकेगा, यहाँ पर खेती कर सकते हैं। तो नागालैंड में जो एक गांव है, जो बड़ा फेमस गांव है, इसका नाम है चिजामी। क्या नाम गांव का? चिजामी। तो ये नागालैंड के फेक जिले में पड़ता है। और इस गांव में रहने वाले जो चखे संघ समुदाय है, कौन सा समुदाय? चखे संघ समुदाय। ये जो सीढ़ीनुमा खेत है, इससे वो एक तरीके से सपाट बना देते हैं, काफी एरिया में सीढ़ी के रूप में बदल देते हैं और थोड़ा सा यहाँ से ऊपर उठा देते हैं। देखिए ये बाढ़ की तरह उठा दिया है, तो पानी यहाँ पर आता है तो चावल की बहुत अच्छी खेती हो जाती है। तो चिजामी के लोगों के पास अपने खेत हैं, एक साथ मिलकर काम करते हैं, 6 से 8 लोग समूह बना के काम करते हैं, इकट्ठे मिलकर पहाड़ में जो खरपतवार साफ करते हैं, और जब काम खत्म हो जाता है तो बैठकर एक साथ खाना भी खाते हैं। तो ये एक आप इंपॉर्टेंट चीज समझिए, कितना इनमें एक का है उस इलाके में। मैं नागालैंड की बात कर रहा हूं। तो मैं बात कर रहा था यहाँ ग्रामीण क्षेत्र में जो आजीविका के साधन है, देखिए खेती बाड़ी का मेन काम है यहाँ पर, और इसके अलावा जैसे खेत तैयार करना, रोपाई, बुआई, निराई, कटाई, ये सारे काम हैं। बुआई और कटाई के समय लोग तो काफी व्यस्त रहते हैं, लेकिन दिक्कत ये है, सब देखिए सारी इस कहानी का अंत यही हो रहा है कि जब तक अगर 12 महीने हैं, पेट हमेशा हमारा खाना मांगता है। 12 महीने में अगर आप 8 महीने भी काम दोगे तो 4 महीने आदमी क्या करेगा? 6 महीने काम करेगा तो बाकी 6 महीने क्या करेगा? असली प्रॉब्लम यही है। तो हम देखते हैं कि चाहे आप किसी को भी देख लीजिए, चाहे आपने मछली पालन वाले को देख लिया, चाहे आपने किसी और को देख लिया, सबकी परिस्थितियां और सबकी समस्याएं अमूमन आप एक जैसा पाते हैं। अब कुछ किसानों को अपनी फसलें उन्हीं को बेचनी पड़ती है जिन्होंने उनसे, क्योंकि पैसा नहीं उनके पास, तो किराया, उनको कर्ज लेना पड़ता है। तो जो अगर कर्ज लेते हैं, उधार लेते हैं, तो उसी को अपनी चीजें उसको बेचनी पड़ जाती है। तो ज्यादातर छोटे किसान, खेती हर मजदूर, मछली पकड़ने वाले जो हमने देखे, और गांव के जो शिल्पकार है, हस्तशिल्प जो करते हैं, उनको पूरे साल का रोजगार नहीं मिलता। ये मेन हमारा मुद्दा है। इस पूरे चैप्टर में हमने यही समझा कि क्या क्या किस किस तरीके से लोग कमाते हैं, लेकिन प्रॉब्लम बस यही है कि हमको, सरकार को, सबको इनको हर समय के लिए या तो एक नेशनल सिक्योरिटी देनी पड़ेगी, या किसी ना किसी तरीके से इनकी जो आजीविका है वो पूरी करनी पड़ेगी, या इनको कोई और नए आयाम देखने पड़ेंगे। तो ये बात हुई इस चैप्टर की। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी आप सभी की।